अब जरा से देखिए, इतने राज्य, इतने केंद्र, 140 करोड़ को नियंत्रण करने के लिए कैसे नियंत्रण किया जाएगा? अभी तो यही है। और इसके भीतर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई ये भी है कि आपस में एक दूसरे को दौड़ा लें, काटने मारने के लिए। उस पर शासन कैसे किया जाए, इसके द्वारा कि एकात्मक के द्वारा, इसी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। पहले तो देखें कि संघात्मक संविधान क्या है। संघात्मक संविधान अगर रहेगा तो उसमें शक्तियों का विभाजन करना पड़ेगा। कहां पे? 28 राज्यों को देना पड़ेगा आपको और केंद्र को देना पड़ेगा। तो केंद्र तो आपके पास ही रहेगा, 28 राज्यों को अलग अलग ताकत आपको देनी पड़ेगी। और ये पहली हो गई शक्तियों का विभाजन। तो आपके संविधान के 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 7 आपके भारतीय संविधान में है, वहां पर ये शक्तियों का विभाजन किया गया है। 97, 66 वगैरह वगैरह करके 52 सब विषय दिए गए हैं। ये तो आपके भारतीय संविधान में मिल जा रहा है, शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान में अनुसूची 7 यानी शेड्यूल 7 के माध्यम से केंद्र और राज्य को शक्तियों का विभाजन किया गया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में आर्टिकल 245, 46, 47, 48, 49, 50 के अनुसार अलग अलग कानून बना सकते हैं और अपने नागरिकों पर शासन कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान तो भारतीय संविधान में है, नो डाउट। लेकिन कुछ भी हो, बड़े भैया तो बड़े भैया, जैसे पाकिस्तान के बाद इंडिया की जब बात होती है ना, ये बड़े भैया हैं पाकिस्तान इंडिया वाले। अर्थात विवाद की दशा में केंद्र भारी पड़ेगा। केंद्र तो शक्तियां राज्यों की हैं, शक्तियां केंद्र की हैं और कुछ समवर्ती सूची में हैं। लेकिन अगर कहीं पर कोई विवाद फंसेगा तो इन्हीं को वरीयता दी जाएगी। अभी इस पर डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा था संविधान की सर्वोपरिता। संविधान की सर्वोपरिता। अब यहां पर जो है, जितना यहां देख रहे हैं, ये इन सारी चीजों की उत्पत्ति ही भारतीय संविधान से हुई है। आप पढ़ते हैं ना, एक संसद होगी, 79 में क्या, एक संसद होगी। तो संसद का जन्म वहां से हुआ है, भारतीय संविधान से। एक उच्च न्यायालय होगा, भारतीय संविधान में लिखा गया है। एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारतीय संविधान। मतलब संविधान को सर्वोपरिता दी गई है। और इस सर्वोपरिता का सबसे बड़ा परीक्षण केशवानंद भारती में हुआ, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। संसद संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो। और संविधान के सर्वोपरिता में तो आपने वैसे भी देखा, राहुल भैया को संविधान दिखा करके शपथ ले रहे थे। तो संविधान में लिखी गई बातों का पालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि जब लिखा रहेगा तो फिर विवाद उसी के अनुसार हल हो जाएगा। जैसे आप 2 रूम पार्टनर एक कमरे में रहे हुए हो, उसका भी एक संविधान है, उसी संविधान के अनुसार ही दोनों चलते हैं, तो फिर फिट रहता है। जिस दिन नहीं चले फिर दूसरा कमरा ढूंढे, लड़ाई झगड़ा विवाद। तो संविधान का मतलब, संविधान को सर्वोपरिता मतलब जो लिख करके रखा गया है, जिन जिन अधिकारों को रखा गया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जब तक कि 368 में कोई व्यवस्था के माध्यम से ना हो। गलत तरीके से आपने किया तो फिर केशवानंद भारती मूलभूत ढांचे के खिलाफ। तो भारतीय संविधान सर्वोपरि है या नहीं, इसका निर्धारण केशवानंद भारती की केस में किया गया और विभिन्न केसों में किया गया। अभी अभी किया गया, जो चंडीगढ़ वाली देवेंद्र वाली केस आई, उसमें भी किया गया। संविधान से हट करके कुछ नहीं होगा। मंदिर वाला जो डिसीजन आया वो भी संविधान के तहत आया, 5 जज फैसला दिया, शांति रही, लागू कराया गया। तो संविधान की सर्वोपरिता भारतीय संविधान
भारत के अंतर्गत बनी हुई है। इसको कहते हैं संविधान सर्वोपरि है, इसी के अधीन हर काम किया जाएगा। बहुत जगह संविधान विधान है मगर सर्वोपरि नहीं है, वो संविधान को तकिया बना लगाए हुए हैं, खाली है कि हमारे यहाँ संविधान है। तो भारत में ये भी चीज है, संविधान सर्वोपरि है। कैसे है? क्योंकि किसी के किसी अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो फिर वो न्यायालय जाता है। जैसे आपको बताते हैं बहुत अच्छा उदाहरण, योगी सर क्या गलती कर दी थी कि तमाम लोगों का पोस्टर बैनर लगवा दिया था लखनऊ में, अपराधियों का बैनर बड़े बड़े लगवा दिए थे ना वो सब। उन्होंने कहा हटाइए भाई, ये सब खिलाफ, उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो संविधान के विपरीत अगर कुछ काम करेंगे तो फिर रोका जाएगा। तो ये भी आपके भारतीय संविधान में है। फिर प्रश्न आता लिखित है कि नहीं है? ये तो कहें लिखा तो है ही आपकी किताब में, अर्थात इतने अनुच्छेद, इतने आपके अनुसूचियां, इतनी भाषाएं, अर्थात भारत का सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखा गया है। जब चीजें लिखी रहती हैं तो विवाद होता है तो उसके अनुसार हल हो जाता है। अर्थात इसमें इतने अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियां, ये सब चीजें हैं, ये लिखित हो गया। संविधान की अपरिवर्तनशीलता, आसानी से नहीं बदला जा सकता। कुछ तो आप बदल लेंगे लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे तो इन सारे छोटे छोटे भाइयों की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, यानी राज्यों का समर्थन आपको लेना पड़ेगा। इस दृष्टि से भी यह संघात्मक है क्योंकि यहां इनकी इज्जत दी गई है। सब कुछ होते हुए बेकार है। एक न्यायपालिका रखी गई है कि जब ज्यादा भीड़ होगी तो झगड़ा उत्पन्न होना तय। भीड़ का मतलब ये और प्लस ये, राज्य ज्यादा होंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी तो दोनों में विवाद होना तय है, केंद्र और राज्य में विवाद होना तय है। उस विवाद को हल करने के लिए एक न्यायपालिका होना जरूरी है। अर्थात ये सारी चीजें क्या भारतीय संविधान में है? उत्तर है बिल्कुल है। जब ये सारी चीजें हैं तो इसलिए भारतीय संविधान संघात्मक है। भारतीय संविधान संघात्मक है तो कुछ लोग कहते हैं फिर इमरजेंसी लगा के हमको मारते पीटते हैं क्यों? 352, 356 ये सब जब लग जाता है तो राज्य बिल्कुल असहाय हो जाता है, सब कुछ केंद्र के अधीन हो जाता है। लेकिन ये लगता कब है? रोज थोड़े लगता है। लगाने के लिए अगर कोई मजबूरी ना आवे तो फिर ये नहीं लगता है। ये तो परिस्थितियां, ये सारी परिस्थितियां हैं जो संकट काल में होती हैं, अन्यथा क्या जरूरत है? वो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात एकात्मक संविधान का लक्षण में एक है कि भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान आपने कर दिया, जो संघात्मक संविधान के खिलाफ खिलाफ नहीं है, विशेषता है। विशेषता भाई, आप पीछे दरवाजे की क्या जरूरत? घर के अंदर एक दरवाजा पीछे लगा रहता है। अब दामाद जी इधर से घुस गए, उधर पीछे चाय नहीं है, गए पीछे से चाय खरीद लाए, दामाद जी को पता ही नहीं चला, चाय बन गई, दूध आ गया, चीनी आ गई। तो पीछे का दरवाजा का विशेष संकट काल के लिए, हमेशा के लिए थोड़े है। अगर यहाँ यह रखा गया तो इसकी अविशेषता थोड़े आग लग जाएगी। लेकिन वह आप कह सकते हैं एकात्मकता एक विशेषता है, इमरजेंसी एक जरूरत है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो फिर केंद्र की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब जैसे कोरोना काल में अगर लॉकडाउन न लगाते तो क्या होता? अब पता है, वही लॉकडाउन को आप एकात्मक कर लीजिए, सरकार लगा दी पूरे भारत में लॉकडाउन, विश्व में लॉकडाउन। तो अगर इस तरीके से भारतीय संविधान में इमरजेंसी की व्यवस्था है, इसके आधार पर विरोध करना, वो इमरजेंसी एक विशेषता है, एकात्मकता का लक्षण नहीं है। भाई आप अपने घर पे लेटे हुए हैं, एक लाठी लेके लेटे हुए हैं, इसका मतलब थोड़े मार करने जा रहे हैं। लेटे हैं, कोई चाकू लेके लेटे हैं, इसका मतलब थोड़े किसी को मार दे रहे हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसकी जरूरत पड़ जाएगी। जैसे लाठी लेकर के आप टहलने निकल गए, रास्ते में आप कोई सांप मिला, कुत्ता मिला, आप मार दिए।
कोई पानी पड़ा तो लाठी के सहारे आप पार हो गए। अब पूरे जनता लाठी लेके चल रहा है, देश में देखिए कलयुग इतना बड़ा लाठी लेके चल रहा। लाठी का प्रयोग जहां जहां जरूरत है वहां कर लेंगे, अन्यथा लाठी ऐसी पड़ी रहेगी। कब काम आएगी? 60 के बाद काम आएगी। बुढ़ापे का सहारा है, तीन पे चलते हैं तो लाठी काम आ जाएगी। लाठी रखने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत मारने वाला आदमी हो गया, अर्थात इमरजेंसी एक लाठी है, आवश्यकता पड़ने पर उसका हम लोग प्रयोग कर लेंगे। फिर आपके पास विरोध करने वालों ने कहा कि ये आनंदीबेन पटेल की क्या जरूरत है, यानी गवर्नर की क्या जरूरत है, इन पर इतना पैसा क्यों फालतू खर्च किया जा रहा है। ये एकात्मकता का परीक्षण करा देते हैं, यही लोग चुप्पे से दिल्ली वालों को बता देते हैं, वहां से 356 लगा देते हैं। लेकिन गवर्नर का महत्व तब होता है जब उत्तर प्रदेश धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे चीन से बात करते करते उनसे मिलने की बात करने लगता है। अर्थात आसाम बर्मा वर्मा से मिलना चाहे, तमिलनाडु लंका से मिलना चाहे, ये उनसे मिलना चाहे, ये गुफ्तगू राज्यपाल के कान तक कहीं से आ गई। ये दिल्ली भेजे, फर्द लग गया 356। फिर इनसे पूछा जा रहा है क्या कर रहे हो साहब। तो वास्तव में यही है, यही कारण है गवर्नर रखने का। गवर्नर के माध्यम से 2800 पर ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि गवर्नर वहां जहां सरकारें रहती हैं सामान्यतः ज्यादातर क्षेत्रीय सरकारें रहती हैं। ये तो संजोग से भाजपा 2 बार हो गई, अन्यथा क्षेत्रीय सरकार तो रहती है हमेशा। जहां जहां देखिए सेंट्रल की कांग्रेस फेल कर रही काफी, या तो कांग्रेस की रहती तो फिर बड़ी सरकार रहती, नहीं तो क्षेत्रीय सरकार रहती है। और क्षेत्रीय सरकार क्षेत्रीय विस्तार करती है अपना, वो केंद्र नहीं जाना चाहती। जैसे नीतीश कुमार है, ये सब केंद्र में नहीं जाना चाहेंगे, हम अपना क्षेत्रीय विस्तार करेंगे। तो गवर्नर रखने का उद्देश्य है देश की एकता एवं अखंडता प्रभावित ना हो, इससे एकात्मक नहीं हो जाता। दिस इज द विशेषता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये विशेषता है गवर्नर का। तो इस तरीके से कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में एकात्मक जरूर लगते हैं, लेकिन वो हमारे संविधान की विशेषता है, एकात्मकता का लक्षण नहीं है।